हेलो एवरीवन, स्वाध्याय के इस 31/8 के 14वें सेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ल्ड हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट चल रहा था। उसके अलावा साथ ही हम पेपर 4 हिंदी और इंग्लिश की भी लास्ट में कुछ मिनट डिस्कस कर रहे थे। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम आज फ्रांसीसी क्रांति से लिए कुछ प्रश्न लेंगे। आगामी 2-3 दिनों में भी हमारी फ्रांसीसी क्रांति है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन चलेंगे। शब्द युग्म और वन वर्ड सब्सटीट्यूट हमारा हिंदी और इंग्लिश का टॉपिक चल रहा है। टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसके लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं। साथ ही ये हमारा चैनल का परिचय है। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो इसे पॉज करके जरूर पढ़ें और पिछले वीडियोस भी जरूर देखें। आज के हमारे प्रश्न इस प्रकार से हैं। फ्रांस की क्रांति का समय काल व क्रांति के राजनीतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना है हमें 50 शब्दों में। मतलब क्या पृष्ठभूमि राजनीतिक रूप से रही जिस कारण से फ्रांसीसी क्रांति हुई। दूसरा प्रश्न, फ्रांस में सामाजिक असमानता ने क्रांति की पृष्ठभूमि का कार्य किया, इस चीज पर हमें टिप्पणी करनी है। तीसरा है, अमेरिका ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की अविवेकपूर्ण नीतियों ने फ्रांस में क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, इस पर भी हमें 50 शब्दों में टिप्पणी करनी है। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। फ्रांस की क्रांति का समयकाल व क्रांति की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें। 1789 से 1885 ईस्वी, जो कि हो गया समयकाल। फ्रांस की क्रांति का समयकाल 1789 से 1815 ईस्वी तक फ्रांस में क्रांति, हिंसा, युद्ध, निरंकुशता व राष्ट्रीयता के विकास का काल माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के पीछे आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक पृष्ठभूमि के रूप में कई कारक जिम्मेदार रहे। इनमें प्रमुख राजनीतिक कारक जो जिम्मेदार रहे वो निम्नलिखित हैं। केंद्रीय शासन एवं अधिनायकवादी सत्ता, जो फ्रांस में केंद्रीयकृत शासन था और अधिनायकवादी सत्ता थी। लुई 14 से लेकर लुई 15 और लुई 16 के दौरान काफ़ी हमें अराजकतावादी तत्व देखने को मिले। इसके अलावा अयोग्य शासक के रूप में भी हम लुई 13, 14, 15 के जो नेचर है, उनका जो स्वभाव था, उनकी जो नीतियाँ थी, उनके बारे में बताएं। उसके साथ ही खर्चीली राज्य व्यवस्था, क्योंकि ये 50 शब्द में है, यही प्रश्न 100 शब्दों में भी आ सकता है, तो हमें इन सब पॉइंट्स को डिफाइन करना है, तो वो ऑटोमेटिकली 100 शब्दों में हो जाएगा। खर्चीली राज्य व्यवस्था थी, इसके साथ ही भ्रष्टाचार युक्त न्याय प्रक्रिया व कानून था, और असक्षम प्रतिनिधि सभा, जो उस समय फ्रांस में जो संसद थी उसको एस्टेट जनरल बोलते थे, प्रतिनिधि सभा के रूप में। उसमें असक्षम थे वो लोग, उनमें सक्षम लोगों की कमी थी। तो ये फ्रांस की क्रांति का समयकाल और क्रांति की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर जो हमें कुछ कारक जिम्मेदार थे उनको हमने चिन्हित किया। येलो में हमने इसके कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, फ्रांस में सामाजिक असमानता ने क्रांति की पृष्ठभूमि का कार्य किया, इस विषय पर हमें टिप्पणी करनी है, इस पंक्ति पर हमें टिप्पणी करनी है। तो सर्वप्रथम हम बताएंगे कि फ्रांस का समाज जो है वो पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सामान्य वर्ग, जिसमें किसान, अधिवक्ता इत्यादि जो मध्यम वर्ग में आते हैं वो आते थे। तो इन तीन चीज़ों में, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सामान्य वर्ग में फ्रांस का समाज बंटा हुआ था। पादरी व कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार व करों से छूट प्राप्त थी, जबकि सामान्य वर्ग को राज्य के सभी खर्चों की अदायगी करों के रूप में करनी होती थी, इसलिए उनके ऊपर करों का अतिरिक्त भार था। एक तरफ से उन्हें अपने जीविकोपार्जन के लिए कमाना पड़ता था, साथ ही उन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। दूसरी ओर पादरी व कुलीन वर्ग जो कि कर नहीं अदा करते थे, उनके हिस्से का कर भी मध्यम वर्ग को यानी सामान्य वर्ग को अदा करना पड़ता था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने भी इसके बारे में कहा कि इस सामाजिक असंतुलन को क्रांति के लिए उसने उत्तरदायी माना। तो येलो में हमने इसके कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं कि पादरी व कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार व करों से छूट प्राप्त थी, और नेपोलियन बोनापार्ट के अनुसार इस सामाजिक असंतुलन ने क्रांति के लिए उत्तरदायी माना जाता है। आज का हमारा तीसरा और आखिरी प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की अविवेकपूर्ण नीति ने फ्रांस में क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, इसे हमें 50 शब्दों में स्पष्ट करना है। यद्यपि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से फ्रांस द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध में हार का बदला इंग्लैंड से ले लिया गया, लेकिन इस संघर्ष में फ्रांस को कोई आर्थिक लाभ की प्राप्ति नहीं हुई। इसके उलट उसकी स्वयं की आर्थिक स्थिति भी डावाडोल हो गई। इससे पूर्व भी फ्रांस की स्थिति बदतर थी। सैनिकों में भोजन, वस्त्र व वेतन को लेकर असंतुष्टि थी।
इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस की अविवेकपूर्ण नीति ने फ्रांस में क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। तो हमने इसके कीवर्ड्स जो हैं वो येलो में हाईलाइट किए हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस ने यद्यपि इंग्लैंड से अपना हार का बदला ले लिया, लेकिन इसमें फ्रांस को कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ, उसकी स्थिति और ख़राब हो गई। और एक जो बात, कोई भी देश यदि तरक्की करना चाहता है तो उसकी जो सेना है वो सबसे ज़्यादा संतुष्ट होनी चाहिए। तो फ्रांस की जो सेना थी वो असंतुष्ट थी, और असंतुष्ट सैनिक कभी भी बगावत कर सकते हैं। आपने बगावत यहाँ शब्द नहीं बोले जाए, विद्रोह कर सकते हैं, अन्य शब्द इसको जस्टिफाई कर सकता है। जैसा कि हम भारत में भी देखते हैं तो आर्मी पर्सोनल्स जो होते हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, उनको मेडिकल लीव्स, आप सिविल में यदि जॉब करते हैं तो आपको 30 डेज पैटर्न पेड लीव मिलती है, जबकि आर्मी में वही लीव 30 की बजाय 60 है। उसका रीज़न और भी रीज़न है, उनकी ड्यूटी का नेचर काफ़ी अलग होता है, साथ ही उनसे देश को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती है। तो एक आर्मी जो है वो वेल सेटिस्फाइड आर्म पर्सोनल होना किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो कि फ्रांस के पास उस समय नहीं था, और अंततः उसने फ्रांस में क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न था आज का। अब हम चलते हैं हिंदी में, जिसका स्रोत हमारे पास डॉक्टर राघव प्रकाश है। शब्द युग्म इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है। 20 शब्द युग्म हमने इससे पहले डिस्कस कर लिए हैं। 21वां हमारा है अगर, आगार और आगर। अगर का अर्थ होता है धूप बत्ती, आगार का होता है स्थान, और आगर का होता है आकार, आकर या ढेर। अगर, आगार और आगर, धूप बत्ती, स्थान, आकर या ढेर। अगला है अक्ष, अक्षी और अक्षी। अक्ष का अर्थ होता है धुरी, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अक्षी का अर्थ होता है आंख, और अक्षी में जब बड़ी ई की मात्रा होती है तो उसका अर्थ होता है आंख वाली। अगला हमारा है अनावृत, अनावर्त और अनावृत। अनावृत, अनावर्त का हो गया, आवर्त का अर्थ होता है ढका हुआ, तो अनावर्त का न दोहराया हुआ। अनावर्त, आवर्त, आवर्त मतलब आवर्ती, जो एक चीज की आवृत्ति बार बार होती है तो उसका हुआ न दोहराया हुआ। और अनावृत, अनावृत का मतलब होता है न ढका हुआ। अंजन का अर्थ होता है काजल, और अजन का अर्थ होता है सुनसान और जनरहित। अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी, और अवन का अर्थ होता है रक्षा, प्रसन्नता। अपत्य और अपथ्य, अपत्य का अर्थ होता है संतान, और अपथ्य का अर्थ होता है न खाने योग्य। अद्य का अर्थ होता है आज, और आद्य का अर्थ होता है पहला। अद्य और आद्य, आज और पहला। अवमर्श और अवमर्श, अवमर्श में जब षटकोण का यूज किया जाता है तो उसका अर्थ होता है आलोचना या प्रत्यालोचना, और अवमर्श में शंकर का यूज किया जाता है तो उसका अर्थ होता है स्पर्श और संपर्क। तो अवमर्श और अवमर्श। अगला है विज्ञ, अविज्ञ, अभिज्ञ और अनभिज्ञ। विज्ञ और अविज्ञ, विज्ञ का जानकार, अविज्ञ का मतलब मूर्ख। अभिज्ञ का अर्थ विशेषज्ञ, और अनभिज्ञ का अर्थ अनजान। फिर हम बात करते हैं 80 और 80। 80 का अर्थ तलवार होता है, और 80 का अर्थ हम सभी को पता है एक संख्या है 80। इसके साथ ही अवयव और अव्यय, अव्यय और अवयव। अव्यय का अर्थ होता है अविकारी शब्द, और अवयव का अर्थ होता है अंग। अभिहित और अविहित, अभिहित का अर्थ होता है कहा हुआ, और अविहित का अर्थ होता है अनुचित या ना किया हुआ। उसके बाद अमित और अमीत। अमित का अर्थ होता है बहुत, और अमीत का अर्थ होता है जिसका कोई मीत नहीं, शत्रु। तो ये हमने बात की शब्द युग में, हिंदी में शब्द युग में। इसका स्रोत राघव प्रकाश है। अगला है हमारा इंग्लिश का डेली डोज, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में। तो वन who exists or disorder in a state, who excites disorder in a state, that is called anarchist। जो किसी राज्य विशेष में अराजकता को प्रोत्साहित करता है, that is called अराजकतावादी, anarchist। A scientist who studies the development of man from his earliest beginnings, that is called pologist। इसका हिंदी मीनिंग मुझे नहीं मिला कोई भी। एक तरह से जो अर्लीस्ट बिगनिंग्स, मानव एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी जिसको हम बोलते हैं, जो मानव के इतिहास का अध्ययन करता हो, उस वैज्ञानिक को बोलते हैं पोलॉजिस्ट। उसी के साथ ही अ प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर, दैट इज कॉल्ड एक्वेटिक। एक ऐसा पौधा जो पानी में बढ़ता हो उसको बोलते हैं जलीय पादप।
इसके बाद में द रूल ऑफ नोबेलिटी, नोबेलिटी मतलब शिष्ट जनों का जो रूल शासन उसको बोलते हैं शिष्ट जनों का राज, दैट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। द रूल ऑफ नोबिलिटी दैट द नेक्स्ट है a person chosen or appointed by parties in controversy to decide their differences। एक ऐसा व्यक्ति जिसे दो पार्टियों द्वारा अपने बीच के मतभेद को दूर करने के लिए नियुक्त किया जाता है, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का हिंदी अर्थ होता है मध्यस्थ। अगला है पर्सनल ऑब्जर्वेशन इन मेडिकल साइंस या फिर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, दैट इज कॉल्ड ऑटोप्सी, शव परीक्षण। पर्सनल ऑब्जर्वेशन इन मेडिकल साइंस, किसी व्यक्ति का पोस्टमार्टम जब किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोप्सी। अगला है हमारा अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंट्री टू अनदर कंट्री, दैट इज कॉल्ड एम्बेसडर, राजदूत। एक देश का दूसरे देश में लोकतांत्रिक जो प्रतिनिधि है उसको बोलते हैं राजदूत। अ पर्सन अटैच्ड टू एनी ओपिनियन सिस्टम और पार्टी, एक व्यक्ति जो किसी पार्टी ओपिनियन या विचारधारा के लिए में से बंधा हुआ है, दैट इज कॉल्ड बाइगॉट, दैट इज कॉल्ड कट्टर व्यक्ति। वन इंगेज्ड इन फाइटिंग, एक जो युद्ध में लगा हुआ हो, दैट इज कॉल्ड बेलिगरेंट, दैट इज कॉल्ड युद्धरत। द स्टेट ऑफ हैविंग टू और मोर वाइफ्स और हस्बैंड्स एट अ टाइम, दैट इज कॉल्ड बाइगेमी, बहुविवाह या द्विविवाह, दैट इज कॉल्ड एक से अधिक पत्नी या पति का होना, दैट इज कॉल्ड बाइगेमी, दो से अधिक पत्नी या पत्नी का होना। फिर अगला है अ वेन बोस्टिंग फेलो, एक व्यर्थ में फेंकने वाला या जिसको हम बोलते हैं डींगे हाँकने वाला, दैट इज कॉल्ड ब्रेगर्ट, BRAGGART। अगला है एन एनिमल विथ 2 feet, दैट इज कॉल्ड बाइपेड, दो पैर का पशु, दैट इज कॉल्ड बाइपेड। समथिंग दैट ब्रेक्स इजीली, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल, कुछ ऐसी चीज जो जल्दी से टूट जाए, नाजुक हो, उसको बोलते हैं ब्रिटल। फिर है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, दैट इज कॉल्ड सेलिबेसी, एक ऐसा व्यक्ति जो अनमैरिड हो उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। बोलते हैं हम कि उन साधु ने, स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, दैट इज कॉल्ड सेलिबेसी। उसके बाद में लिस्ट ऑफ बुक्स, दैट इज कॉल्ड कैटालॉग, सूची पत्र। एक सूची, लिस्ट का अर्थ होता है सूची और किताबों की सूची कैटालॉग। किसी भी चीज़ का हो सकता है कैटालॉग, किसी कलर की दुकान पे हम जाते हैं तो कलर्स का कैटालॉग होता है, कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो कपड़े के फैब्रिक का कैटालॉग होता है। इसी तरह टाइल्स की यदि हम दुकान पे जाएं तो उनका भी एक कैटालॉग होता है। तो ये कैटालॉग हुआ। तो ये हमारा आज का सेशन था हिंदी इंग्लिश का। ये जो नया ये कंटेंट है वो आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू।